अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे रीनल सेल कार्सिनोमा की। अब रीनल सेल कार्सिनोमा की कुछ चीज़ें मैं इस किताब से बता रहूँगा और कुछ चीज़ें ऐसी जो कि इस किताब में नहीं लिखी हुई, तो मैं अलग से बोल रहा हूँ, तो वो आप उसको नोट करती रहिएगा। रीनल सेल कार्सिनोमा कहता है कि 90 to 95% ऑफ द टाइम जो रीनल सेल कार्सिनोमास होते हैं दे अराइज फ्रॉम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर सेल्स। ठीक है, जो रीनल सेल कार्सिनोमा होते हैं यूजली ओल्डर इंडिविजुअल्स में ज़्यादातर होते हैं कि इनकी जो पीक एज देखी गई है वो 65 to 80 देखी गई है। इवन दो बुक में बिटवीन 6 and 7 डेकेड्स ऑफ लाइफ लिखी गई है। और इसमें ये देखा गया कि जो मेल है उनमें ज़्यादा प्रिपोंडेंस होती है। मेल टू फीमेल रेशियो रीनल सेल कार्सिनोमा की इज़ 2:1। एपिडेमोलॉजी क्या है कि इसकी बेसिकली जो रिस्क फैक्टर देखे गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स में देखा गया कि जो टोबैको होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है कि सिगरेट्स, जो लोग सिगरेट को स्मोक करते हैं उनमें देयर इज़ अ चांस कि रीनल सेल कार्सिनोमा डेवलप हो जाए। उसके अलावा और कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं? ओबेसिटी स्पेशली इन वुमेन, हाइपरटेंशन, अनअपोज्ड एस्ट्रोजन थेरेपी, एक्सपोजर टू एस्बेस्टोस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मतलब कि एक्सपोजर टू पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोजर टू हैवी मेटल्स। उसके अलावा एक्सपोजर टू पीवीसी, एक्सपोजर टू बेंजीन एंड एक्सपोजर टू कैडमियम। एंड ये भी लिखा गया कि जिन लोगों को एंड स्टेज रीनल डिजीज़ हो या जिन लोगों को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो या एक्वायर्ड सिस्टिक डिजीज़ हो या ट्यूबरस स्क्लेरोसिस हो, इन लोगों में देयर इज़ अ हायर चांस ऑफ डेवलपिंग रीनल सेल कार्सिनोमा। अनअपोज्ड एस्ट्रोजन थेरेपी इसलिए क्योंकि ये देखा गया कि कभी कभी किडनीज में क्या कहते हैं कुछ एस्ट्रोजन के सिर्फ ये जो एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स होते हैं वो सिर्फ ओवरीज में नहीं फाउंड होते, वो किडनीज में भी कभी कभी फाउंड होते हैं। तो वहाँ पे उनकी अगेन अनअपोज्ड अगर एस्ट्रोजन थेरेपी होगी तो वो ज़्यादा प्रोलिफरेशन कराने लग जाएंगे किडनीज़ के अंदर। अब होता क्या है, जो रीनल सेल कार्सिनोमास होते हैं दे कैन आइदर बी स्पोरेडिक और दे कुड बी फेमिलियल। जो फेमिलियल होते हैं वो हमें ज़्यादातर यंगर इंडिविजुअल्स में क्या कहते हैं ईजिली फाइंड आउट हो जाते हैं। और जितने भी फेमिलियल टाइप के ये होते हैं रीनल सेल कार्सिनोमास, इनका ये देखा गया है कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न के होते हैं। कुछ सिंड्रोम्स हैं जिसमें रीनल सेल कार्सिनोमा हमको क्या कहते हैं मिलता है। और ये जो 4 सिंड्रोम है, इन चारों सिंड्रोम के नाम याद रखने, बस जितना मैं बताऊँगा उतना याद रखना। ये याद रखना कि जो चारों सिंड्रोम है ये इनको हमको फेमिलियल फॉर्म में ज़्यादातर मिलते हैं। और इसका जो फेमिलियल पैटर्न होता है, इनहेरिटेंस का जो पैटर्न होता है दैट इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं VHL सिंड्रोम की, विच इज़ बॉर्न हिप्पल लिंडाउ सिंड्रोम। इसमें बेसिकली ये देखा जाता है कि 1/2 to 2/3 ऑफ द इंडिविजुअल्स दे डेवलप रीनल सिस्ट्स एंड बायलेटरल ऑफन मल्टी, क्या कहते हैं जो सिस्ट होते हैं वो बायलेटरली होते हैं एंड मल्टीपल होते हैं एंड इन लोगों को रीनल सेल कार्सिनोमा डेवलप हो जाता है। जो VHL है, हम अभी VHL की आगे फर्दर पूरी डिटेल में पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे। VHL का देखा है कि फेमिलियल और स्पोरेडिक क्लियर सेल कार्सिनोमास के फॉर्म में ये VHL का सिंड्रोम हमें कभी कभी मिलता है। फिर हमारे पास आता है हेरिडेटरी लेयोमायोमेटोसिस एंड रीनल सेल कैंसर सिंड्रोम। ये जो हेरिडेटरी लेयोमायोमेटोसिस है इसका ये बेसिकली देखा गया कि इसमें म्यूटेशन हो जाती है हमारे एक एंजाइम पे, फ्यूमेरेट हाइड्रेटेस पे। जो इसकी एंजाइम की जो जीन होती है FH जीन जो कहलाई जाती है फ्यूमेरेट हाइड्रेटेस की जीन, उसकी म्यूटेशन हो जाती है। उसकी वजह से होता क्या है कि जो क्रेब्स साइकिल होती है, क्रेब्स साइकिल में जो फ्यूमेरेट होता है वो मैलेट में कन्वर्ट नहीं हो पाता। एज अ रिजल्ट हमको इसमें किस तरह के साइन सिम्टम्स मिलते हैं? हमको क्यूटेनियस एंड लियोमायोमेटा मिलता है एंड हमको एग्रेसिव टाइप ऑफ पेपिलरी कार्सिनोमा मिलता है विद इंक्रीज प्रोपेंसिटी फॉर मेटास्टैटिक स्प्रेड। देन हमारे पास आता है हेरिडेटरी पेपिलरी कार्सिनोमा। इसमें हमको किस तरह की मैनिफेस्टेशन मिलती है कि मल्टीपल बायलेटरल ट्यूमर्स मिलते हैं। उनकी जो हिस्टोलॉजी होती है वो पेपिलरी टाइप की होती है। अगेन अभी जब हम पेपिलरी कार्सिनोमा इन डिटेल पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे इसमें जो जीन्स इन्वॉल्व होती हैं वो मेट प्रोटो ऑन्कोजीन्स बेसिकली इन्वॉल्व होती हैं जिनकी म्यूटेशन हुई हुई होती है। एंड लास्टली कम्स योर BHD सिंड्रोम, जिसका बेसिकली जो फुल नाम है दैट इज़ योर बर्ट हॉग ड्यूबे सिंड्रोम। अब दिस बर्ट हॉग ड्यूबे सिंड्रोम, इसमें बेसिकली जो BHD जीन होती है उसकी म्यूटेशन हो जाती है। ये जो BHD जीन होती है इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्यूमर सप्रेसर जीन। उसको ट्यूमर सप्रेसर जीन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बेसिकली फोलिकुलिन को एक्सप्रेस करती है। अब फोलिकुलिन का काम क्या होता है? फोलिकुलिन इज़ योर GTPase एक्टिवेटर। एज ए रिजल्ट फोलिकुलिन क्या करता है, वो जो GTPase एंजाइम होता है उसको एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वो क्या कराता है GTP को GDP में यानी डीफॉस्फोराइलेट कर देता है, GTP को GDP में कन्वर्ट कर देता है। और एज ए रिजल्ट कैंसर के स्टेट में क्या होगा? कैंसर के स्टेट में यही होगा कि वो जब GDP में कन्वर्ट हो जाएगी तो उनकी जो कैंसर के सेल्स हैं उनकी प्रॉपर्ली प्रोलिफरेशन हो नहीं पाएगी, क्योंकि जो आगे जो डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग पाथवेज हैं वो प्रॉपर्ली हो नहीं पाएंगे। जो हमने पीछे 3rd में पढ़े थे कि कुछ सिग्नलिंग पाथवेज में GDP की एक्टिवेशन हो रही होती है। तो BHD जीन का ये नॉर्मली काम होता है। अब बर्ट हॉग ड्यूबे सिंड्रोम में क्या होता है, जो BHD जीन होती है इसकी बेसिक लिमिटेशन हो रही होती है। एज अ रिजल्ट फोलिकुलिन बन नहीं रहा होता है। इस रिजल्ट इसमें हमको स्किन की मैनिफेस्टेशन मिलती हैं लाइक फाइब्रोफोलिकुलोमास, ट्राइकोडिस्कोमास, एरोक्रो, ये जो नाम लिखे हुए हैं नाम नहीं भी आते तो कोई बात नहीं, बस ये पता होना चाहिए। स्किन की मैनिफेस्टेशन मिलती हैं, पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन मिलती हैं एंड हमको रीनल ट्यूमर्स मिलते हैं। ये 4 सिंड्रोम थे जो इनके नाम याद रखने थे। नाउ वी कम टू क्लासिफिकेशन ऑफ रीनल सेल कार्सिनोमा। 4 तरह से क्लासीफाई किए जाते हैं। इनके नाम हर हाल में याद होने चाहिए। क्लियर सेल कार्सिनोमा, पेपिलरी कार्सिनोमा,
क्रोमोफोब कार्सिनोमा एंड लास्टली और कलेक्टिंग डक्ट जिसको बेलिनी डक्ट कार्सिनोमा भी कहते हैं। सबसे पहले हम आते हैं क्लियर सेल कार्सिनोमा पे। और मैं इसमें एक और चीज़ बताना भूल गया, बल्कि नहीं, वो चलो मॉर्फोलॉजी में बता दूंगा कि जो यूजली जो ये हम मॉर्फोलॉजी में इसको हम पढ़ेंगे कि जो हमको रीनल जो कार्सिनोमा होता है, रीनल सेल कार्सिनोमा, वो यूजली पोल्स के लेवल पे, जो किडनीज़ की अपर या लोअर पोल्स हैं, उन पोल्स पे ज़्यादातर मैनिफेस्ट बेसिकली होता है। क्लियर सेल कार्सिनोमा कहते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द क्या कहते हैं टाइप ऑफ रीनल सेल कार्सिनोमा। 70 to 80% ऑफ टाइम ये वाला रीनल सेल कार्सिनोमा हो रहा होता है, मतलब क्लियर सेल कार्सिनोमा ही हो रहा होता है कि इसमें हमको जो सेल का पैटर्न मिलता है, जिस सेल का साइटोप्लाज्म होता है वो क्लियर और ग्रैन्युलर होता है, नॉन पेपिलरी होता है। 95% ऑफ टाइम स्पोरेडिक केसेस मिलते हैं, लेकिन कभी कभी फेमिलियल केसेस भी मिल सकते हैं, एज सीन इन VHL सिंड्रोम। होता क्या है कि जितने भी ये जो ट्यूमर्स होते हैं, वेदर फेमिलियल हो, वेदर स्पोरेडिक हो या वेदर एसोसिएटेड विद VHL सिंड्रोम हो, इसमें बेसिकली मेन पैथोजेनेसिस की क्या होती है? पैथोजेनेसिस की ये होती है कि जो शॉर्ट आर्म होता है क्रोमोसोम नंबर 3 का, वहाँ पे कुछ लॉस ऑफ सीक्वेंसेस हो जाते हैं, वहाँ की कुछ जीन्स की डिलीशन हो जाती है। वो उधर क्रोमोसोम नंबर 3 के शॉर्ट आर्म पे कौन सी जीन होती है? इंपॉर्टेंट जीन होती है VHL जीन। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर तो क्रोमोसोम के शॉर्ट आर्म की म्यूटेशन नहीं हुई या उसकी डिलीशन नहीं हुई, तो कभी कभी इस तरह भी होता है कि उस पर जो जीन प्रेजेंट होती है, जो VHL जीन है, उसकी अपनी जीन की अपनी सोमेटिक म्यूटेशन हो जाती है, या कभी कभी जीन इनएक्टिवेट हो जाती है ड्यू टू हाइपर मिथाइलेशन। अब ये जो VHL जीन है, दिस VHL जीन इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज जो VHL जीन है, इट इज़ बेसिकली योर ट्यूमर सप्रेसर जीन। दोनों स्पोरेडिक के केस में और फेमिलियर के केसेस में होता है कि VHL जीन का नॉर्मल फंक्शन ये है कि ये बेसिकली बेसिकली इट इनकोड्स अ प्रोटीन दैट इज़ पार्ट ऑफ यूबिक्विटिन लाइगेज कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये जो यूबिक्विटिनेशन वाली जो प्रोटीन्स होती हैं उनको ये इनकोड कराती है। और हमें पता है कि यूबिक्विटिन का क्या फंक्शन होता है? यूबिक्विटिन का फंक्शन वही होता है कि वो यूबिक्विटिनेशन कराती है, मतलब वो प्रोटीन कुछ डिफरेंट प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन कराती हैं। अब VHL का काम क्या है? VHL बेसिकली यूबिक्विटिन वाली प्रोटीन्स को इनकोड करता है, एंड देन दीज यूबिक्विटिन, ये जो यूबिक्विटिन लाइगेज कॉम्प्लेक्स की प्रोटीन्स है, दे फर्दर ऑन दे डिग्रेड विच प्रोटीन? दे डिग्रेड योर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नोन एस HIF1 विच इज़ योर हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर 1। तो इनडायरेक्टली हम देख सकते हैं कि VHL बेसिकली उन प्रोटीन्स को इनकोड कर रहा है जिसकी वजह से HIF1 की हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर 1 की डिग्रेडेशन हो रही है, और नॉर्मली यही हो रही होती है। अब जब VHL की म्यूटेशन हो जाती है या VHL इनएक्टिवेट हो जाए या VHL की डिलीशन हो जाए ड्यू टू क्या कहते हैं डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 3, उस केस में क्या होता है? उस केस में ये होता है कि HIF1 की डिलीशन नहीं हो पाती, डिग्रेडेशन नहीं हो पाती। जब HIF1 की डिग्रेडेशन नहीं होगी, HIF1 के लेवल्स बढ़ जाएंगे। जब HIF1 के लेवल्स नॉर्मल कंडीशन में बढ़ जाएंगे तो HIF1 का फंक्शन ये है कि HIF1 बेसिकली एंजियोजेनेसिस को प्रमोट करती है। HIF1 क्या कराती है? जो वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर है उसकी ज़्यादा प्रोडक्शन कराती है। HIF1 क्या कराती है? जो डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, लाइक योर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 एंड योर प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर, इन डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स की ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कराती है। एज ए रिजल्ट इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ नियोप्लेजिया, क्योंकि नियोप्लेजिया में यही देखा जाता है कि उसमें जो सेल्स हैं उनकी एक्सेसिव प्रोलिफरेशन हो रही होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पैथोजेनेसिस थी जो कि आज रखनी थी। क्लियर सेल कार्सिनोमा की एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ कि जो VHL जीन है, VHL जीन का फंक्शन यही है कि वो उन प्रोटीन्स को इनकोड करती है जो कि HIF1 की डिग्रेडेशन कराती है। अगर तो VHL इनएक्टिवेट हो जाए, VHL में कोई मसला आ जाए, तो HIF1 डिग्रेड नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से HIF1 क्या करेगी? HIF1 विल लीड टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ VEGF, PDGF विच इज प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर एंड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, जिसकी वजह से क्या होगा? इवेंचुअली नियोप्लेजिया कॉज हो जाएगा। दैट वाज क्लियर सेल कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन टाइप। नाउ वी कम टू योर पेपिलरी कार्सिनोमा, जो कि 10 to 15% ऑफ केसेस में देखा जाता है। अब इसमें ऐसा नेम सजेस्ट जो ग्रोथ का पैटर्न होता है वो पेपिलरी पैटर्न होता है। अगेन दोनों फेमिलियर और स्पोरेडिक फॉर्म में मिल सकता है। इसमें देखा गया, इसमें हमको ज़्यादातर जो वो होती है अपना आपका क्या कहते हैं, जो फेमिलियर फॉर्म होती है, फेमिलियर फॉर्म में ज़्यादातर हमको क्रोमोसोम नंबर 7 की ट्राइसोमी मिलती है, वेरस जो स्पोरेडिक फॉर्म होती है, स्पोरेडिक फॉर्म में हमको ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 7 भी मिल सकती है, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 17 भी मिल सकती है, और कभी कभी मेल पेशेंट में हमको लॉस ऑफ Y क्रोमोसोम भी मिल सकता है। तो पेपिलरी कार्सिनोमा क्या होता है? फेमिलियर एंड स्पोरेडिक दोनों फॉर्म में आ सकता है। स्पोरेडिक फॉर्म में क्या होगा? सिर्फ फेमिलियर फॉर्म में क्या होगा? सिर्फ ट्राइसोमी 7 मिलेगी, क्रोमोसोम नंबर 7 की ट्राइसोमी होगी। वेरस स्पोरेडिक फॉर्म में क्या होगा कि हमको क्रोमोसोम 7 की ट्राइसोमी, क्रोमोसोम 17 की ट्राइसोमी और लॉस ऑफ Y क्रोमोसोम मिलेगा मेल पेशेंट में। इसमें जीन्स कौन सी इन्वॉल्व होती हैं? बेसिकली इसमें MET जीन्स इन्वॉल्व होती हैं, MET जीन्स इन्वॉल्व होती हैं, विच आर योर प्रोटोऑन्कोजीन्स एंड दीज जीन्स या बेसिकली दिस ऑन्कोजीन इट इनकोड्स अ टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर फॉर हेपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर। हेपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर क्या याद रखना है कि हेपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर सिर्फ लिवर में नहीं पाया जाता है, बॉडी में डिफरेंट जगहों पे पाया जाता है। अब मैट का काम ये है कि जो मैट है ये बेसिकली हेपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर के लिए टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर को इनकोड करती है।
जब मेट में कोई म्यूटेशन आ जाए जिसकी वजह से मेट की ओवर प्रोडक्शन होने लग जाए, उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होता है कि हेपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर जो है वो ज़्यादा टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं। एज ए रिजल्ट हेपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर का फंक्शन ये कि हेपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर लीड्स टू क्या कहते हैं मोर सेल ग्रोथ, it leads to cell mobility, it leads to invasion and it leads to morphogenetic differentiation, जिसकी वजह से अगेन इवेंचुअली नियोप्लेसिया हो जाता है। और मैं एक चीज़ बताना भूलिए जो कि अभी हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे, जो क्लियर सेल कार्सिनोमोस होते हैं दीज आर स्पोरेटिक, ज़्यादातर क्या कहते हैं हमने देख लिया कि दीज आर स्पोरेटिक के 95% होते हैं स्पोरेटिक ही होते हैं, लेकिन जो क्लियर सेल कार्सिनोमा होते हैं वो हमको यूनिलैटरल और यूनिफोकल मिलते हैं, वेयर एज जो पेपिलरी कार्सिनोमा होता है, पेपिलरी कार्सिनोमा हमको मल्टीफोकल मिलता है, इट इज़ मल्टीफोकल इन ओरिजिन। दैन कम जो क्रोमोफोब कार्सिनोमा, क्रोमोफोब कार्सिनोमा की मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बस याद रखनी है कि जो क्रोमोफोब कार्सिनोमा होता है तो 5% ऑफ द टाइम क्रोमोफोब कार्सिनोमा मिलता है। इट बेसिकली अराइजेज फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट्स, इंटरकलेटेड सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं कलेक्टेड डक्ट्स में, वहाँ से अराइज करता है। अगर इंटरकलेटेड सेल्स का भी नाम नहीं याद होता तो बस इसमें याद रखना है कि जो क्रोमोफोब कार्सिनोमा है दैट अराइजेज फ्रॉम योर कलेक्टिंग डक्ट्स, एंड इसकी जो प्रोग्नोसिस होती है वो काफ़ी एक्सीलेंट होती है। इसमें वही इसकी मॉर्फोलॉजी यही है, ये मॉर्फोलॉजी में यही पार्ट लिखा हुआ है कि इसमें जो सेल्स होते हैं दे हैव प्रोमिनेंट सेल मेम्ब्रेन एंड पेल इयोसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म यूजुअली विद अ हेलो अराउंड द न्यूक्लियस। देन कम्स जो कलेक्टिंग डक्ट कार्सिनोमा जिसको बिलियनी डक्ट कार्सिनोमा भी कहते हैं, अगेन 1% या लेस देन 1% ऑफ द टाइम ये वाला हमको कैंसर मिलता है। इट अराइजेज फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट्स विच आर प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ मेडुला, इसका बस यही याद रखने की जरूरत है। एंड लास्टली कम्स जो XP11 ट्रांसलोकेशन कार्सिनोमा, जो कि जिसमें बस इंपॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं जो याद रखनी है, उसमें बस याद रखना है कि इसमें जो XP11 ट्रांसलोकेशन कार्सिनोमा ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर तो पूछ लिया जाए तो XP11 ट्रांसलोकेशन कार्सिनोमा में बेसिकली यंग इंडिविजुअल्स में होता है, एंड इसमें जो TFE3 जीन होती है उसकी ट्रांसलोकेशन हो जाती है एंड उसकी ओवर एक्सप्रेशन हो जाती है। ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, इसकी ओवर एक्सप्रेशन हो जाती है। एज ए रिजल्ट इसमें जो हमको न्यूप्लास्टिक सेल्स मिलते हैं दे हैव क्लियर साइटोप्लाज्म विद अ पेपिलरी आर्किटेक्चर। नाउ वी कम टू अवर मॉर्फोलॉजी। सबसे पहले वी कम टू मॉर्फोलॉजी ऑफ क्लियर सेल कार्सिनोमा। उससे पहले जो एक चीज़ मैंने पहले ही बता दी वो यहाँ पे दोबारा बता दूँ कि जो रीनल सेल कार्सिनोमास होते हैं दे यूजली कॉमनली अफेक्ट योर पोल्स के रीजन, अपर एंड लोअर पोल्स ऑफ द किडनी। नाउ वी कम टू मॉर्फोलॉजी ऑफ क्लियर सेल कार्सिनोमा। क्लियर सेल कार्सिनोमा एज आई टोल्ड बिफोर कि जो क्लियर सेल कार्सिनोमा होता है दे अराइज फ्रॉम प्रोक्सिमल ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स, सॉलिटरी यूनिलैटरल लीजन्स होते हैं, यूनिफोकल होते हैं। दे आर ब्राइट येलो ग्रे वाइट स्फेरिकल मैसेज ऑफ वेरिएबल साइजेस। अब ये डिफरेंट कलर्स क्यों मिलते हैं? ब्राइट येलो कलर इसलिए मिलते हैं क्योंकि ये देखा गया कि उनके अंदर प्रोमिनेंट लिपिड अक्यूमुलेशंस प्रेजेंट होती हैं उन ट्यूमर सेल्स के अंदर। ग्रे वाइट कलर्स इसलिए मिलते हैं क्योंकि हमें ये देखा गया कि देयर आर लार्ज एरियाज ऑफ ग्रे वाइट नेक्रोसिस एंड फोकाई ऑफ हेमोरेजिक डिस्कलरेशन। उसके अलावा ये देखा गया कि जो क्लियर सेल कार्सिनोमास होते हैं इनकी मार्जिन्स आर शार्पली डिफाइंड एंड दे आर कन्फाइंड विद इन द रीनल कैप्सूल। क्लियर सेल कार्सिनोमा का जो ग्रोथ पैटर्न है इट क्या कहते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ पैटर्न हो सकते हैं। इट कुड आइदर बी सॉलिड, इट कुड आइदर बी ट्रेबिकुलर और इट कुड आइदर बी ट्यूबुलर। जो इसके ट्यूबुलर सेल्स होते हैं, ये वाला पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है याद रखना कि जो इसके ट्यूबुलर सेल्स होते हैं दे हैव राउंडेड टू पॉलीगोनल शेप, राउंडेड और पॉलीगोनल शेप, एंड दे हैव अबंडेंट क्लियर और ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म विच कंटेन्स ग्लाइकोजन एंड लिपिड्स। ये पॉइंट एक इसका याद रख लेना है। इनमें डेलिकेट ब्रांचिंग वेस्कुलेचर होता है, समटाइम्स इट शोज सिस्ट, समटाइम्स इनके कुछ सॉलिड एरियाज होते हैं। ट्यूमर जो ये जब इनलार्ज करता है क्लियर सेल कार्सिनोमा तो ये देखा गया कि इट कैन बल्ज इनटू कैलिसिस एंड इनटू पेल्विस, इट कैन आल्सो इवेंचुअली फंगेट थ्रू द वॉल्स ऑफ कलेक्टिंग सिस्टम्स एंड इट कैन आल्सो एक्सटेंड विद द यूरेटर। लेकिन जो इस पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है वो याद रखना है कि जो ये क्लियर सेल कार्सिनोमा होता है इट हैज़ अ टेंडेंसी टू ग्रो या टू इन्वेड इनटू रीनल वेन। सिंस ये रीनल वेन में इन्वेड कर सकता है, एज ए रिजल्ट जो क्लियर सेल कार्सिनोमास होते हैं वो ये देखेंगे कि वो इन्फीरियर वेना कैवा के लेवल तक एंड ऑल्सो राइट साइड ऑफ द हार्ट के लेवल तक वो मेटास्टेसाइज और वहाँ तक वो इन्वेड कर सकते हैं। तो ये एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि याद रखना था कि जो क्लियर सेल कार्सिनोमास होते हैं दे हैव अ टेंडेंसी टू grow towards renal vein, to invade renal vein, and as a result they also invade your inferior vena cava and the right side of the heart। फिर हम आ जाते हैं पेपिलरी कार्सिनोमास में। पेपिलरी कार्सिनोमास की मॉर्फोलॉजी यही है कि ये ज़्यादातर डिस्टल कॉन्वोल्यूलर ट्यूब्यूल से राइज करते हैं। क्लियर सेल प्रॉक्सिमल से था, पेपिलरी डिस्टल से हो रहा है, मल्टीफोकल होते हैं, बायलेटरल होते हैं, हेमोरेजिक और सिस्टिक हो सकते हैं। इनमें जो सेल होंगे दे आर क्यूबॉइडल और लो कॉलमनार सेल्स विच आर अरेंज इन द पेपिलरी फॉर्मेशंस। इसमें हमको इंटरस्टिशियल इनके बेसिकली इनके अंदर हमको फोम सेल्स मिलते हैं इन द पेपिलरी कोर्स। वो फोम सेल्स कौन से होते हैं? वो फोम सेल्स बेसिकली मैक्रोफेजेस होते हैं और इनमें हमको सेमोमा बॉडीज़ भी मिलती हैं। जो स्ट्रोमा होता है इसका इट इज़ यूजली स्कैंटी बट हाईली वेस्कुलराइज्ड। मेन चीज़ याद रखनी है, एक तो सेल की टाइप क्योंकि बॉडी टू लो कॉलमनर होती है और इसमें के फोम सेल्स हमको मिलते हैं और सेमोमा बॉडीज़ मिलती हैं। दैन कम्स जो क्रोमोफोब रीनल सेल कार्सिनोमा, जिसका वही जो चीज़ उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई थी कि पेल इयोसिनोफिलिक सेल्स होते हैं ऑफन विद द पेरी न्यूक्लियर हेलो अरेंज इन सॉलिड शीट्स विद द कंसंट्रेशन ऑफ लार्जर सेल्स अराउंड द ब्लड वेसल्स।
बस ये एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट याद रखना है या इसका ये वाला पॉइंट याद रखना है, दोनों की बात एक ही हुई। एंड लास्टली कम्स जो कोलेक्टिव डक्ट कार्सिनोमा, जो कि बहुत रेयरली होता है। इसका भी ये बताया हुआ है कि देयर आर इरेगुलर चैनल्स लाइंड बाय हाईली एटिपिकल एपिथेलियम विद अ हॉबनेल पैटर्न। मॉर्फोलॉजी खत्म हो गई। अब हम आते हैं क्लिनिकल फीचर्स में। इसके क्लिनिकल फीचर्स आर इंपॉर्टेंट। क्लिनिकल फीचर्स में क्या देखे गए? क्लिनिकल फीचर्स ये होते हैं कि देयर इज कोस्टोवर्टिब्रल पेन, पैल्पेबल मैसेज, हीमाचूरिया। अच्छा, इसमें मेन चीज़ ये देखी गई है कि जो इसका ऑनसेट होता है वो इंसिडियस होता है, काफ़ी स्लो ऑनसेट होता है, कि लेस दैन 10% ऑफ द टाइम जो हमको हीमाचूरिया मिलता है वो साइलेंट हीमाचूरिया मिलता है। सॉरी, जो लेस दैन 10% ऑफ द टाइम जो हमको हीमाचूरिया मिलता है वो क्या कहते हैं, ग्रॉस हीमाचूरिया मिलता है। एंड मोर देन 50% ऑफ द टाइम जो हमको हीमाचूरिया मिलता है वो साइलेंट हीमाचूरिया मिलता है। मैं इस पॉइंट को दोबारा रिपीट करता हूँ कि इसमें हमको हीमाचूरिया मिल रहा होता है, लेकिन हीमाचूरिया का ये देखा गया कि हमको ग्रॉस हीमाचूरिया यानी कि बहुत ज़्यादा हीमाचूरिया सिर्फ लेस दैन 10% ऑफ द केसेस में मिलता है। वेरएस हमको साइलेंट हीमाचूरिया यानी एसिम्प्टोमेटिक हीमाचूरिया हमको मोर देन 50% ऑफ द टाइम मिलता है। और इसी वजह से ये देखा गया कि इसका जो ऑनसेट है वो काफ़ी स्लो होता है। एंड इसकी एक और इम्पॉर्टेंट बात ये देखी गई है कि इसकी जो फाइंडिंग्स होती हैं दे ओकर ड्यू टू इंसिडेंटल रेडियोलॉजिक स्टडीज़। इसका डायग्नोसिस किस तरह होता है? ड्यू टू इंसिडेंटल रेडियोलॉजिक स्टडीज़ के जो पेशेंट होते हैं वो किसी और पेल्विस के प्रॉब्लम के साथ आए हो और रेडियोलॉजिकल स्टडीज़ लाइक सीटी स्कैन या एमआरआई में हमको ये रीनल सेल कार्सिनोमा डिटेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसका जो ऑनसेट है वो काफ़ी स्लो होता है और पेशेंट को कभी कभी पता भी नहीं होता कि उसको साइलेंट हीमाचूरिया हो रहा है। कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होते हैं? फीवर, मेले, वेट लॉस, वीकनेस। और उसके अलावा इसमें ये देखा गया है कि कुछ पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम के इसमें हमको सिम्टम्स मिल सकते हैं। इसमें हमको जो सिम्टम्स मिलते हैं वो हमको और क्या कहते हैं, पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम के अलग से इन्होंने बताए हुए कि पॉलीसाइथीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरटेंशन, हेपेटिक डिसफंक्शन, फेमिनाइजेशन, मैस्कुलिनाइजेशन, कुशिंग सिंड्रोम, यूसिनोफिलिया, ल्यूकोमोइड रिएक्शंस एंड अमाइलोइडोसिस मिल रहा होता है। हाइपरटेंशन की बात भी होगी। तो ये डिफरेंट हमको क्लिनिकल फीचर्स हैं जो इसमें मिल रहे होते हैं। इसकी देन कम्स योर क्या कहते हैं, टेंडेंसी टू मेटास्टेसाइज। ये देखा गया है कि द टेंडेंसी टू के रीनल सेल कार्सिनोमा का ये देखा गया कि इट्स टेंडेंसी टू मेटास्टेसाइज वाइडली बिफोर गिविंग राइज टू एनी लोकल सिम्टम्स और साइंस। वही के कहते हैं इसके कोई एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन इट कैन मेटास्टेसाइज। लंग्स में देखा गया कि मोर देन 50% ऑफ द टाइम ये मेटास्टेसाइज करता है। बोन्स में 33% ऑफ द टाइम मेटास्टेसाइज करता है। रीजनल और उसके अलावा कहाँ पे मेटास्टेसाइज कर सकते हैं? रीजनल लिम्फ नोड्स में, लिवर में, एड्रीनल ग्लैंड में और ब्रेन के लेवल पे। अब इसकी आती है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस है इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो बुक में इतनी नहीं दी हुई, लेकिन जितनी दी हुई है वो बताता हूँ और अलग से बताता हूँ। प्रोग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट बुक में इतनी अच्छी नहीं दी हुई है। वैसे प्रोग्नोसिस थोड़ी अच्छी दी हुई है, लेकिन ट्रीटमेंट इसकी काफ़ी अच्छी नहीं दी हुई। प्रोग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ये लास्ट चीज़ें एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोग्नोसिस हम आते हैं। प्रोग्नोसिस की ये देखी गई है कि अगर तो देयर इज़ एब्सेंस ऑफ डिस्टेंट मेटास्टेसिस, तो जो 5 ईयर सर्वाइवल रेट होता है दैट इज़ 70% टू 100%। ये चीज़ याद रखनी है। इन द एब्सेंस ऑफ डिस्टेंट मेटास्टेसिस 5 ईयर सर्वाइवल रेट इज़ 70% टू 100%। अगर तो ऐसा हो कि जो कैंसर हो वो रीनल वेन तक इन्वेड कर गया हो या उसकी एक्सटेंशन हो गई हो पेरीनेफ्रिक फैट के लेवल पे, तो जो 5 ईयर सर्वाइवल रेट होता है वो हो जाता है 60%। और एक लास्टली इसमें उन्होंने बताया हुआ नहीं है, अगर तो ये हो कि देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ क्या कहते हैं डिस्टेंट मेटास्टेसिस। इन्होंने सिर्फ एब्सेंस का जिक्र किया हुआ, प्रेजेंस का नहीं जिक्र किया हुआ। अगर तो ये हो कि देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ डिस्टेंट मेटास्टेसिस के जो रीजनल लिम्फ नोड्स थे या लिवर, एड्रीनल ग्लैंड या लंग्स थी, वहाँ पे डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो चुका है रीनल सेल कार्सिनोमा में, उस केस में जो 5 ईयर सर्वाइवल रेट होता है वो हो जाता है 11%। ये किताब में नहीं दिया हुआ, ये लिख लीजिएगा कि जो अगर तो हमको प्रेजेंस मिल जाए डिस्टेंट मेटास्टेसिस की, देन इन दैट केस द 5 ईयर सर्वाइवल रेट बिकम्स 11%। तो उस वक्त काफ़ी वर्स्ट प्रोग्नोसिस इसकी हो जाती है। दैन कम्स योर ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट इज़ अगेन इसकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रीटमेंट के लिए इसके हम क्या करा सकते हैं? सर्जरी करा सकते हैं। सर्जिकल में क्या आ जाती है? पार्शियल नेफ्रेक्टमी और रेडिकल नेफ्रेक्टमी। ये जो चीज़ें बताता रहूँगा उसको नोट करती रहेगा। कभी कभी ये देखा गया कि अगर तो वो जो ट्यूमर हो उसकी स्टेजिंग T1A हुई हो, तो उस केस में हम नेफ्रॉन स्पेयरिंग सर्जरी कराते हैं। अगर तो हम उसकी वो देखें स्टेजिंग देखें, स्टेजिंग का क्राइटेरिया में अगर जो T1A वाला क्राइटेरिया हो ट्यूमर का, तो हम नेफ्रॉन स्पेयरिंग सर्जरी कराते हैं। वैसे सर्जरी में हम पार्शियल नेफ्रेक्टमी या रेडिकल नेफ्रेक्टमी कराते हैं। उसके अलावा हम क्या करा सकते हैं? हम थर्मल एब्लेशन करा सकते हैं, हम रेडिएशन थेरेपी करा सकते हैं, हम इम्यूनोथेरेपी कराते हैं। व्हाट इज़ योर इम्यूनोथेरेपी? इम्यूनोथेरेपी इज़ कि हम इसमें बेसिकली PD1 एंड PDL1 इनहिबिटर्स देते हैं। इम्यूनोमोडुलेशन थेरेपी क्या होती है कि हम PD1 और PDL1 इनहिबिटर्स देते हैं। उसके अलावा हम मॉलिक्यूलर टारगेटेड थेरेपीज़ करा सकते हैं। व्हाट आर योर मॉलिक्यूलर टारगेटेड थेरेपीज़? मॉलिक्यूलर टारगेटेड थेरेपीज़ आर के हम VEGF इनहिबिटर्स दे सकते हैं, हम mTOR इनहिबिटर्स दे सकते हैं, या हम टायरोसिन काइनेज के इनहिबिटर्स दे सकते हैं। ऑल्सो
हम कुछ वो देते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी देते हैं जिसका नाम है एविल्यूमैब। एविल्यूमैब की क्या कहते हैं स्पेलिंग क्या है, AVELUMAB, एविल्यूमैब। दैट इज़ योर PD-L1 इनहिबिटर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। हम कभी कभी ये ड्रग देते हैं। एंड लास्टली कम्स अनदर ड्रग विच इज़ योर VEGFR यानी वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर इनहिबिटर। दैट इज़ योर एक्सीटिनिब, AXITINIB, एक्सीटिनिब। दिस इज़ योर वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर इनहिबिटर। तो ये इसकी ट्रीटमेंट में हम देते हैं। एक दफ़ा मैं बस ट्रीटमेंट को रिवाइज़ करा लेता हूँ ताकि आप लोग इजीली समझ आ जाए। सर्जरी में कौन सी है, पार्शियल नेफ्रेक्टमी एंड रेडिकल नेफ्रेक्टमी। अगर तो ट्यूमर सिर्फ T1A की स्टेज में तो हम नेफ्रॉन स्पेयरिंग सर्जरी कराते हैं। नाउ वी कम टू योर बिफोर सर्जरी। थर्मल एब्लेशन करा सकते हैं, रेडिएशन थेरेपी करा सकते हैं, इम्यूनोथेरेपी कराते हैं। इम्यूनोथेरेपी में हम कौन से ड्रग्स देते हैं, PD-1 इनहिबिटर और PD-L1 इनहिबिटर, जो कि हमने थर्ड में पढ़े थे, जो कि सिग्नल 1 जो टी सेल की एक्टिवेशन हो रही थी एंटीजन प्रेजेंट की सेल्स की वजह से उनमें इन्वॉल्व होते थे, उनमें एक सिग्नल 1 होता था। तो हम PD-1 PD-L1 इनहिबिटर्स दे सकते हैं इम्यूनोथेरेपी में। मोलिकुलर टारगेटेड थेरेपीज में हम क्या क्या देते हैं, VEGF इनहिबिटर, mTOR इनहिबिटर एंड योर टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कौन सी देते हैं, एविल्यूमैब, AVELUMAB विच इज़ अ PD-L1 इनहिबिटर। और हम लास्टली जो एक और ड्रग देते हैं विच इज़ योर एक्सीटिनिब, AXITINIB, दैट इज़ योर वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर इनहिबिटर। सो दैट वॉज ऑल रिलेटेड टू रीनल सेल कार्सिनोमा। इट वॉज इम्पॉर्टेंट। आई होप ये ईजिली समझ में आ गया हो एंड थैंक यू।